Now we'll take Newton's second law. Am I right? Acha, what is impulse? Change in momentum. ठीक है? What happened? ना ना, ये वाला क्रैक है. Newton's second law. Newton's second law. Newton's second law of motion. Now Newton stated that the force acting on a body, the force acting on a body is directly proportional to the rate of change of linear momentum. ये जो मोमेंटम हम बात कर रहे थे ना, दैट इज लीनियर मोमेंटम, राइट. देन न्यूटन ने पहले ये ऑब्जर्वेशन करके दिए हैं, एंड इट इज ही टोल्ड दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम. एम आई राइट? सो इसलिए ये हो गया कौन सा? इम्पल्स. चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स. सो इसलिए दिस फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स. क्या कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्स. इम्पल्सिव फोर्स इसलिए कहते हैं, दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोमेंटम. दिस फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन मोमेंटम. अब उन्होंने क्या किया? टू डिफाइन द फोर्स ही रूट इज एफ इज इक्वल टू dp बाई dt. हम न्यूटन सेकेंड लॉ को सीधा हम ये कहेंगे कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम. सो फोर्स एक्टिंग ऑन ए body is equal to rate of change in momentum. ओके, याद रह जाएगा बच्चे. अच्छा, मोमेंटम का यूनिट क्या था? मोमेंटम आपका था P इज इक्वल टू mv. यूनिट क्या हो जाना चाहिए? kg मीटर पर सेकेंड. ओके. देन फोर्स कितना होना चाहिए? फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट ऑफ फोर्स ये हो जाएगा F इज इक्वल टू, F का यूनिट हो जाएगा dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम. dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड. ये टाइम हो गया सेकेंड, दैट इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. एंड 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन. इसको क्या कहते हैं? न्यूटन. ओके. इसको हम न्यूटन का नाम देते हैं. ठीक, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज हम जनरली एक बल का नाम देते हैं, न्यूटन के नाम पे दिया हुआ है, दैट यूनिट इज न्यूटन. देन कैन आई राइट मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड? देखो, ये न्यूटन हो गया, ये सेकेंड मल्टीप्लाई कर दो. मोमेंटम का यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड भी हो सकता है, एंड इट्स यूनिट कैन बी न्यूटन सेकेंड. ठीक है. अब ये जो फोर्स है C F
इज इक्वल टू dp बाई dt। बट p आपका कितना है? p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। एम आई राइट? देन कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ m इंटू v, राइट? ठीक है, रिया समझ में आ रहा है? देन कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू dm, बाहर आ जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लायर, into dv by dt. It is rate of change of velocity. It is called acceleration. So can I write that is equal to m into a? So force can be written as m into a vector. ठीक है, रिया समझ में आ गया? Force acting on a body is equal to mass into acceleration. The direction of the force is in the direction of acceleration. Yeah, direction of acceleration is in the direction of force. The vector symbol indicates the direction of acceleration. The direction of acceleration is in the direction of force, right? ले बेटा क्लिप। The direction of acceleration is in the direction of the force. Okay? ले क्लिप ले ले। टुच्चे से चैप्टर तो है ही, इसमें टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन आएंगे सारे। समझ में आ गया? इजी है बेटा। वो ले लिया ठीक से? क्लिप आ गया? चला रिमूव। अच्छा एक काम करते हैं बच्चे, फोर्स हमारा क्या आ गया? एम ए। अब एक बार देखो, फोर्स हमारा हो गया एम ए। फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट? ए का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन सेम है। मास हो गया केजी, एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूटन। व्हाट इज फॉर m is equal to 1 kg, a is equal to 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ये 1 kg हो जाए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, ये कितना हो जाएगा? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीन्स 1 न्यूटन। देन डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन क्या लिखोगे? इट इज दैट फोर्स when impressed on a mass of 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square. It is that force when applied on a body of mass 1 kg produces acceleration of 1 meter per second square. What my point? 1 Newton is that force when applied to a body of mass 1 kg produces an acceleration of 1 meter per second square. कोई डाउट? लो क्लिप ले लो। डन बिठा दूं? कॉपी देख के नोट कर लेना, टाइम तेरे को कम मिलता होगा, बस 2 दिन के अंदर तो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, आज बेटा आफ्टरनून में लगाएंगे नहीं क्लास, आज जन्माष्टमी है, थोड़ा सा पता नहीं। हाँ, जिस दिन मैडम का मन होता है ना उस दिन जन्माष्टमी हो जाता है, उस दिन हो जाता है। मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला? ना, ये हो गया हमारा न्यूटन्स सेकेंड लॉ।
मतलब फोर्स लगेगा किसी बॉडी में, एक्सीलरेशन होगा। ऑब्वियसली एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी बदलेगी। समझ में आ गया? ओके, नाउ देयर इज ए लॉ कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ तुम लोग करे हो, बताना न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? Every action has got equal and opposite reaction. Every action, every action means force. Every action has got equal and opposite reaction. कितना beautiful law है, opposite reaction. This law is very beautiful. ठीक, पढ़ोगे तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं पढ़ोगे तो मुंदे गिरोगे। एम आई राइट? अब मान लो ये क्या कह रहा है, मान लो देयर आर टू बॉडी ए बी के ऊपर फोर्स जितना लगाएगा, बी ए के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। समझ में आ रहा है? मान लो इफ देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, ए अप्लाइज फोर्स ऑन बी, जितना फोर्स ए बी के ऊपर लगाएगा अपना आप बी ए के ऊपर उतना फोर्स लगाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो मैं साहिल को एक मुक्का मारा खींच के, ठीक, साहिल बेचारा इतना तेज मार दिया, साहिल बेचारा चल नहीं पा रहा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और साहिल गया घर, किसी भी हालत में बैठा उठा के घर पहुंचा दिए, उसके पापा आ जाएंगे मेरे पास, मारा तो मारा, इतना तेज क्यों मारा मेरे बेटे को, आएंगे। अब साहिल का कमर टूटा हुआ है, बेचारा बेल्ट वेल्ट लगा के उसके पकड़ के आ गए, देखो सर आपने मेरे बेटे को मारा, उसका कमर टूट गया। राइट? कोई मेरे बारे में पूछा आपका हाथ कैसे है? अब हो सकता है मेरा हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ हो। भाई प्लास्टर चढ़ी कैसे? मैं साहिल को मारा था मुक्का, मैं जितना फोर्स साहिल के कमर के ऊपर लगाया था, साहिल की कमर मेरे हाथ में उतना फोर्स लगाया, हो सकता है मेरा हाथ टूट भी जाए। गेटिंग माय पॉइंट? बट इसका मतलब क्या है, मैं सपोज किसी को एक थप्पड़ मारता हूं, रोना मत, ठीक है, क्योंकि जितना फोर्स मैं तुम्हारा थप्पड़ में तुम्हारे ऊपर लगाया उतना फोर्स तुम भी तो मेरे ऊपर लगाए हैं। मतलब उल्टा मैं कहूंगा तुम्हें मार के, अरे मेरे को मार दिया रे, मेरे को मार दिया रे। क्यों? एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुम भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाए। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं तुम्हें मारता हूं तो उल्टा इन द अदर वे तुम लोग मेरे को मारे हैं। ओके, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट हम सपोज इस चीज को एनालिसिस करें, उस साहिल का पापा साहिल को लेकर आ गए, मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे, बट मैं सपोज घर जाता हूं प्लास्टर लगा के, घर वाले क्या पूछेंगे, ये क्या करे आया? उन्होंने मेरे बारे में पूछा, ये नहीं पूछेंगे किसको मारा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये पूरी चैप्टर में ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। आपको आइडेंटिफाई करनी है आपकी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मान लो मैं इसे मारा मुक्का दीवार पे, दीवार फूट जाए, आपको देखना है दीवार फूटा नहीं फूटा, तो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है? दीवार है। सपोज कोई दौड़ के आके कह रहा है सर आपका हाथ का क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मैं हूं। सो ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज इंपोर्टेंट। सपोज वर्षित हो गया और गौरव हो गया, धक्का मुक्के हो रहे हैं। अब वर्षित ने क्या किया, गौरव को दे दिया धक्का। तुम देखना गौरव उधर गिरता है तो वर्षित इस तरफ को जाके गिरेगा। मैं सपोज वर्षित को देखूं, व्हाट हैपनिंग टू हिम, मैं ये कहूंगा वर्षित के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा,
जिसके वजह से वर्षित उस तरफ को गया। नाउ वर्षित इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड मैं सपोज गौरव को देखूं, मैं फिर वर्षित के बारे में नहीं सोचूंगा। वर्ष में देखूंगा गौरव इस तरफ को गिरा तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, मैं गौरव की एनालिसिस शुरू कर दूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो उस केस में फोर्स तो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, बट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। आई विल डिस्कस, जब हम क्वेश्चन करेंगे हम ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट में काफी काम करेंगे। बट न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी के ऊपर, किसी को मान लो बैलून है यहाँ पे, नो, आप बैलून फुला दो, फुला के बैलून को ऐसे छोड़ दो, हवा इधर आएगा तो बैलून इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा के ऊपर फोर्स लगाता है। कौन लगाता है? बैलून। हवा जाएगा पीछे। तो इन टर्न जितना फोर्स बैलून हवा के ऊपर लगाया, उतना ही फोर्स हवा बैलून के ऊपर लगाएगा, बैलून जाएगा इधर। अच्छा, सो दिस इज एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लो हम एक बोट में खड़े हैं, बोट भी रेस्ट में है, मैं भी रेस्ट में हूं। मैं क्या करता हूं? बोट से जमीन पे कूद जाता हूं। इफ आई जंप टू द ये लैंड, बोट आपका पानी में है, मैं जंप करके बाहर निकल गया। जैसे मैं बाहर निकल जाऊंगा बोट जाएगा पीछे। मैं बाहर गया कैसे? मेरे ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाया। कौन फोर्स लगाया? मैं हवा में लटकता तो कूद लेता क्या? मैं सपोज हवा में होता, मैं कूद लेता क्या? नहीं कूद पाता। तो मैं जब कूदा, इन टर्न बोट मेरे ऊपर फोर्स लगाया, तो इसलिए मैंने कूद गया। मैं सपोज इधर से कूदता हूं तो अर्थ मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, जमीन मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, उसके वजह से मैं कूद जाऊंगा। सो बोट मेरे ऊपर फोर्स लगाया इसलिए मैं कूद गया। तो इन टर्न मैंने बोट के ऊपर भी उतना ही फोर्स लगाया, जिसके वजह से बोट पीछे चली गई। समझ में आ गया? तो इसकी हम क्वेश्चन अभी करेंगे। पहले देखो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, बट क्या ये तीनों के तीनों लॉ अलग अलग है या एक लॉ है? एक्चुअली दिस इज अ सिंगल लॉ, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, राइट? न्यूटन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब सब कुछ न्यूटन सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड, ये फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ इंडिपेंडेंट नहीं है। न्यूटन सेकेंड लॉ इज द इंडिपेंडेंट वन। सो न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स second law is the real law। क्यों रियल लॉ कहते हैं ये? क्योंकि फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ are embedded in the second law। That is because first law and third law are embedded in second law। मतलब they are not independent, only second law is independent। कैसे embedded है? मतलब फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, दिस इंप्लाइज दैट फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ। हम एक काम करते हैं, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। खैर ये सारे जो थ्योरी मेरी है इसका कोई ज्यादा न्यूमेरिकल करने के टाइम में ज्यादा काम नहीं है, बट एक बार तो करना तो पड़ता ही है। फर्स्ट लॉ हम डिराइव करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या है? on inertia, until and unless force is applied body doesn't move। मतलब स्टेट ऑफ मोशन doesn't change। फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या है?
F is equal to dp by dt. Am I right? F is equal to dp by dt. If F is equal to 0, this implies that dp by dt is equal to 0. किसके डिफरेंशिएशन 0 होता है? किसके डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है. So this implies that P is a constant. मतलब state of motion is a constant. State of motion doesn't change. P is a constant. This implies that state of motion doesn't change. State of motion does not change. मतलब जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगा, जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करेगा. समझ में आ गया? समझ में आ गया? कांस्टेंट वेलोसिटी मींस विदाउट चेंज इन डायरेक्शन आल्सो, मींस P is equal to mv. This implies that mv is equal to constant. So this implies that v is equal to constant. जब v 0 था तो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी सपोज 0 था, फोर्स अप्लाई नहीं किए तो फाइनल भी 0 होगा. अब सपोज ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी में मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी जितना था उतना ही फाइनल वेलोसिटी होगी. सो दिस इज फर्स्ट लॉ इज बीइंग डिराइव्ड. नाउ डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ. डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ. थर्ड लॉ डिराइव करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा. सिस्टम. सिस्टम क्या है? ये जो फोर्स हमने 0 की है ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स. दिस फोर्स इज ए एक्सटर्नल फोर्स. बच्चे सपोज तुम लोग एक बस में बैठे हो, राइट? एक दूसरे के बाल पाड़े जा रहे हो, खींचे जा रहे हो. विल देयर बी एनी चेंज ऑफ मोशन ऑफ द बस? क्यों? तुम तो फोर्स लगा रहे हो. बस पे नहीं लगा रहे हो, चलो बस पे लगाओ. बस की सीट को धक्का दे रहे हो, खींच रहे हो, बस जा रहा है, तुम ऐसे खींच रहे हो, अंदर बैठ के खींच रहे हो. रुक जा भाई रुक जा. वो एक्सटर्नल नहीं है. वो क्यों नहीं है पता है? क्योंकि आप जितना फोर्स बस पे लगा रहे हो बस आपके ऊपर उतना लगा रहा है. तो यहां पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा सिस्टम की. सिस्टम कलेक्शन ऑफ बॉडीज. सिस्टम मीन्स कलेक्शन ऑफ बॉडीज. पूरी सिस्टम की बात करें, मान लो मेरे पास 2 बॉडी है, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, राइट? इसकी वेलोसिटी उधर है, इसकी वेलोसिटी और किधर है, इसकी मोमेंटम P1, इसकी मोमेंटम P2. अब इन दोनों को एनालिसिस करें. व्हाट इज द टोटल मोमेंटम? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम P1 प्लस P2. एम आई राइट? अब मान लो ये तुम लोग हो, ये बस है, दोनों एक जगह में हो, तो तुम दोनों को मैं एक सिस्टम मान लिया. मैं बाहर से सपोज फोर्स अप्लाई करता हूं. ये कौन सा फोर्स होगा? एक्सटर्नल. ओके. देन फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt. कैन आई राइट दैट इज इक्वल टू dp1 बाई dt प्लस dp2 बाई dt? भाई लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो राइट साइड का भी करना पड़ेगा. ओके. अब इफ f इज इक्वल टू 0, इफ f इज इक्वल टू 0, मैं बाहर से कोई फोर्स नहीं दे रहा हूं, देन इससे क्या पता चलता है? अच्छा एक मिनट. देन कैन आई राइट टोटल फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द टोटल फोर्स. पूरा सिस्टम की मोमेंटम बदलेगा, फोर्स लगेगा तो. एंड दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी प्लस फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी. ये जो बाहर से हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है,
इसका भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, ओके। बट हो सकता है ये आपस में कुछ फोर्स लगा भी रहे हो। सो दिस इज द नेट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, नेट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, ओके। बट इफ F is equal to 0, if F is equal to 0, then can I write F1 plus F2 will be equal to 0? हो सकता है एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगाए, लगा भी सकते होंगे। जैसे तुम दोनों एक कार में बैठे हो और एक दूसरे के बाल खींच रहे हो या कार की सीट पाड़ रहे हो, तो आप कार के ऊपर फोर्स लगा रहे हो। कार एंड यू आर द सिस्टम। बाहर से फोर्स लग रहा है इसलिए कार एक्सीलरेट होकर जा रहा है, बट कार में बैठ के आप सीट पाड़ रहे हो, कार का मतलब सीट पाड़ रहे हो। जब एक्सटर्नल फोर्स होता है उसमें कार के ऊपर, इवन हो सकता है आपके ऊपर भी फोर्स लग रहा हो, बट कार के ऊपर सपोज फोर्स नहीं लगाएंगे। ये फोर्स कौन लगा रहा है? पहले बॉडी के ऊपर। मान लो ये कार हो गई, ये तुम हो गए, आप कार के ऊपर लगाए, कार आपके ऊपर लगाए। देन कैन आई राइट, मैं इसको थोड़ा सा सिंबल चेंज कर दूं, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड एंड इट इज फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू वन। देन कैन आई राइट F21 is equal to minus of F12, then every action has got equal and opposite. देखो, equal in magnitude, opposite in direction. So force on first body due to second is equal and opposite to force on second body due to first. Got it? Clip. So every action has got equal and opposite reaction. ठीक है बच्चे, मिटाऊ। सो मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ में काम है और कुछ नहीं। नो फॉर्मूला, नथिंग। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, पूरा चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं आएगा। F इज इक्वल टू ma सबको पता होता है, राइट? समझ में आया? देयर इज ए प्रिंसिपल of conservation, principle of conservation of linear momentum। linear momentum क्या होता है बच्चे? P is equal to mv। इसको हम कहते हैं linear momentum, और खाली मोमेंटम बोल दे काम चल जाएगा, राइट? प्रिंसिपल ऑफ, भगवान सुन रहा है क्या? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या कह रहा है? until and unless external force is applied, the momentum of the system does not change। इसका मतलब क्या है? doesn't change means remains conserved। तो इसलिए कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। बाहर से जब तक फोर्स नहीं लगेगा एक सिस्टम की लिनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, जीरो नहीं, कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। डजंट चेंज और रिमेन्स कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ भी हो गया। नो डाउट इट इज ऑल्सो भी सेकेंड लॉ, आता तो सेकेंड लॉ से ही। देखो, F इज इक्वल टू dp बाई dt। इफ F इज इक्वल टू 0, F क्या है? एक्सटर्नल force। F is external force। If F is equal to 0, dp
by dt is equal to 0, this implies that p is equal to constant. इसका मतलब आप अंदर बैठ के फोर्स लगा रहे हो, आप जितना फोर्स गाड़ी में लगाया उतना ही फोर्स गाड़ी आपके ऊपर लगाया। कार आप जितना फोर्स सीट को पाड़ रहे हो, आप जिस टाइम जितना फोर्स आप सीट के ऊपर गाड़ी कार के ऊपर लगाया, कार आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगाया, बट दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। इफ आई टेक टुगेदर, बट कार के ऊपर माथा भी तो फोड़ सकते हैं, मैं खींच के ऐसे माथा फोड़ सकता हूं। इसका मतलब मैं सपोज खींचता हूं तो मेरे ऊपर फोर्स लगाता है कौन? कार की सीट, और कार की सीट को भी मैं खींच रहा हूं, तो जितना फोर्स मैं कार की सीट के ऊपर लगाया वो मेरे ऊपर लगाया। मेरा चेंज हो सकता है, मेरा पोजीशन चेंज हो सकता है, मेरे रेस्पेक्ट में कार की पोजीशन चेंज हो सकता है, बट टोटल कार एंड मी इफ आई टेकन कंसिडर टुगेदर, उसकी कुछ चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? वो जितना मोमेंटम में जा रहा था उतना ही मोमेंटम में जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी से द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। मैं इसी को बेस करके ये मैं कह सकता हूं कि रिकॉइल ऑफ गन, गन मीन्स बंदूक, राइट? बंदूक चलाए हो? चला, कहाँ चलाया है? एनसीसी है? जो भी, मेरे को नहीं पता क्या कैलिबर वैलिबर होता है। आप देखे हो फिल्म में कई बार हमारा जो बोफोर्स गन होता है, नोजल ऐसे जाता है, फायर करता है तो ये बंदूक पीछे आता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल ऑफ गन। अब मान लो मेरे पास ये हो गया गन, ठीक, ये हो गया गन, ये इसकी ट्रिगर। जो ट्रिगर दबाते हैं, ट्रिगर ये क्या करते हैं बेटा? इफ यू हैव ऑपरेटेड गन या राइफल सपोज ऑपरेट करे हो, आपने देखा होगा बाइनोट लेके ऐसे करते हैं, या माउजर देखे हो पुलिस ये फिल्म में, माउजर को ऐसे करते हैं, खिलौना वाले भी मिलता है माउजर वाली, ऐसे खींच के कर देते हैं। ऐसे खींच के करने का मतलब उसके अंदर एक स्प्रिंग लोड कर देते हैं, हमने जस्ट एनर्जी दे दिया और कुछ नहीं, राइट? स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। अब ये ट्रिगर दबाने का मतलब क्या है? उसके अंदर से एक ये स्प्रिंग दब गया, स्प्रिंग को ऐसे रुका हुआ है, मैं क्या करता हूं, जस्ट स्टॉपर को ऐसे हटा लिया, मैं कोई फोर्स नहीं लगाता हूं, ट्रिगर दबाने से कोई फोर्स नहीं लगती, आपने जस्ट ट्रिगर दबा के उसका स्टॉपर को हटा दिया, स्प्रिंग आगे गया और बुलेट के ऊपर टकराया और बुलेट बाहर निकल गई। एम आई राइट? अब देयर इज नो फोर्स गिवन। अब ये हो गया बुलेट। मान लो mg इज द मास ऑफ गन, mb इज द मास ऑफ बुलेट। जैसे ही, अरे टोटल सिस्टम का मोमेंटम कितना था? 0। टोटल सिस्टम का मोमेंटम क्या था? 0, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। नाउ बुलेट मूव्स विद द स्पीड vb, बुलेट मूव्स विद द स्पीड vb, then gun has to move back with speed say vg, and as there is no external force, momentum of the system should be 0. initial momentum कितना था? initial momentum of the system was 0। किसकी? पूरा सिस्टम की। यहां पे सिस्टम कौन कौन है? गन और बुलेट। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम was 0। then final momentum should be equal to 0। क्यों? because there is no external force। यहां पे फोर्स कौन कौन? फिर बुलेट एक्सीलरेट, इसके अंदर तो एक्सीलरेट हुई होगी, ये आगे गया क्यों? मोमेंटम आया कैसे बुलेट की? भाई मोमेंटम तब भी आएगा, 0 रेस्ट में था, मोमेंटम तब आएगा, कोई ना कोई फोर्स लगाएगा थोड़ी देर के लिए, तो डेफिनेटली ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया, ये इसके ऊपर उतना फोर्स लगाया,
ये इसलिए पीछे गया, ये इसलिए आगे गया। बट मैं अभी फोर्स की डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं मोमेंटम ऑफ गन बुलेट एम बी इंटू वी बी प्लस एम जी इंटू वी जी इज द फाइनल मोमेंटम should be equal to 0. Am I right? Because final momentum is equal to initial momentum. ये हो गया final momentum and this is equal to, this is initial momentum. Final momentum is equal to initial momentum. Can I write mg into vg is equal to mb into minus mb into vb? Am I right? And vg, चलो इतना सफिशिएंट है, क्यों हम ये करें। ये जो गन पीछे जा रहा है, इट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमें पता लग गया, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। देन इन मैग्नीट्यूड हमने देखना है mg इंटू vg शुड बी इक्वल टू mb इंटू vb। खाली मैग्नीट्यूड लिया, नेगेटिव साइन हटा दिया, मेरे को पता है डायरेक्शन उल्टी है। एंड दिस इज vg, आपको ज्यादा से ज्यादा ये वाला यूज करना है। देन vg आपका कितना होगा? mb vb डिवाइडेड बाय mg, दैट इज रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। कल एक मैं पिक्चर देख रहा था, बंदूक मारा, बेचारा जो बंदूक मार रहा था वो पीछे चला गया उड़ के। आपको पता है सोल्जर्स आर एडवाइज टू पुट द गन ऑन द शोल्डर, प्रेस द गन विद द शोल्डर। क्यों? जितना मास बढ़ेगा गन की मास, गन को मेरे बॉडी के गन, मान लो बुलेट आपका 50 ग्राम, गन आपका 1 किलो। बुलेट का बहुत स्पीड में जा रहा है तो गन भी पीछे ज्यादा स्पीड में जा सकता है और आके मेरा यहाँ कंधे में टकरा सकता है। ये जो बोन है, इसको कौन सा बोन कहते हैं? कॉलर बोन। ये बोन टूट सकता है। तो सोल्जर्स आर एडवाइज टू प्रेस द गन विद देयर शोल्डर हार्ड, प्रेस हार्ड प्रेस करेंगे, उनकी बॉडी का वेट गन की वेट के साथ जुड़ जाएगा, तो गन आपका पीछे आके यहाँ पे टकराएगा नहीं, जाएगा तो आपको साथ लेके जाएगा, तो आपका हड्डी वड्डी टूटने का चांसेस कम रहेगा। समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई सोल्जर्स आर एडवाइज टू, क्लिप ले ले, सोल्जर्स आर एडवाइज टू प्रेस द गन विथ देयर शोल्डर। ठीक है, समझ में आ गया? अरे तू बैठ जाना इधर, काम खत्म कर। सीधा ग्रुप में दे रहे हो ना? ओके, मिटाऊ। रिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आसान है टॉपिक। अब तू ट्रैक में आ गई, आगे धीरे धीरे तेरा आईक्यू जितना होगा, जितना बढ़ा सकती है बढ़ा सकती। ठीक है, नाउ मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम is fired from a gun of mass
2 kg, 2 kg with speed of 100 meter per second. Find the recoil speed of gun. करो। टू टू हाँ, 225 भी तो आदमी को फोड़ के बाहर निकल जाए। समझ में आया बच्चे? तो mg is equal to mb equal and opposite in direction. देन ये हो गया 2 kg इंटू vg इज इक्वल टू 50 ग्राम को kg में बदल दो इंटू vb कितना दे रखा है बुलेट का 100। एम आई राइट? एक दो एक ये कट गया। सो vg इज इक्वल टू 5/2 मीन्स 2.5 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? पीछे की तरफ जाएगा। इट इज द रिकॉइल स्पीड। समझ में आ गया? A man is standing, a man of mass 150 kg पिज्जा खाता है, वही होगा। पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा तो 150 किलो होगा। ठीक है? ए मैन ऑफ मास 150 kg इज स्टैंडिंग ऑन ए बोट of mass 50 kg floating on water. Floating on water at a rest. If man jumps with speed of 2 meter per second, find the recoil speed of a boat. Okay? सिक्स मीटर पर सेकंड। देन इसमें क्या होगा? ये बोट हो गया, ठीक, और ये हो गया हमारा आदमी 50 किलो। आदमी इधर दौड़ता है तो बोट पीछे जाएगा। mb/vb इज इक्वल टू mm मास ऑफ द मैन एंड स्पीड ऑफ द मैन इक्वल एंड अपोजिट। Then mb mass of the boat is 50 into vb will be equal to mass of the man पिज्जा वाला 150 और कितना स्पीड में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। ये काट दो, 5 काट दो, 3 आ गया, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। सो vb is equal to 6 मीटर पर सेकेंड। इट इज द recoil स्पीड। अच्छा बच्चे कर लो क्लिप। आपने देखा होगा, आप सपोज जंप करते हो, गद्दे के ऊपर जंप करना मजा आता है ना? बच्चे, छोटे बच्चे जो है गद्दे के ऊपर जंप करते हैं ना, हैं? अच्छा, आप सिराने पे चढ़ गए, गद्दे के ऊपर कूद गए, और कई बार हम मतलब आप जंप करते हो, कोई हार्ड सरफेस है
उसके ऊपर जंप करना डिफिकल्ट होता है, बट सॉफ्ट सरफेस, मान लो हो गया कीचड़, हो गया मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी हो जाए, सैंड हो जाए, उसके ऊपर जंप करना, राइट, आसान होता है ना? ऐसे क्यों है? देखो, इट इज सेफर, it is safer to jump over soft surface than jumping over hard surface. Why? क्वेश्चन आया। आप जब जंप करते हो किसी सरफेस के ऊपर, आपकी मोमेंटम होता है, एम आई राइट? आप मोमेंटम जो है खत्म होके जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? फ्लोर आपके ऊपर फोर्स लगा देगा, एम आई राइट? मान लो एक आदमी, ये फ्लोर हो गया, ठीक है, ये एक आदमी है जो जंप कर रहा है, इट्स ए मैन हु इज जंपिंग, ये जंप कर रहा है, तो इसकी मोमेंटम होगी, इसकी जैसे ये टकराता है इसकी वेलोसिटी खत्म हो जाता है ना? कौन लगाएगा फोर्स? फ्लोर इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वेलोसिटी इसकी खत्म होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, मोमेंटम खत्म हो गया। देन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू dp by dt, that is initial final momentum minus initial momentum divided by the time taken, that is equal to minus p by t। माइनस क्यों? आपकी मोमेंटम नीचे की तरफ, फोर्स लगा ऑपोजिट तरफ। यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके ऊपर फोर्स कौन लगाया? फोर्स, ये फ्लोर। जब मैं ग्राउंड टकराया, सडनली टकराता हूं, मेरा वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाता है, टाइम बहुत छोटा होता है, टाइम छोटा हो, मोमेंटम तो उतना ही था, टाइम बहुत छोटा होता है, तो फोर्स बड़ा होगा, आपके ऊपर बड़ा फोर्स लगेगी। सपोज आपका सरफेस ऐसे फ्लेक्सिबल है, ऐसे फ्लेक्सिबल है, दबता है, एम आई राइट? तो क्या होगा? तो आपका मोमेंटम धीरे धीरे खत्म होगा, टाइम बढ़ जाएगी। सो ऑन द सॉफ्ट सरफेस, on soft surface time increases, so force acting on the body decreases, so the person remains, the man is safe। गाड़ी में सकर्स होते हैं, शक्कर में स्प्रिंग लगा होता है और फ्लूइड होती है। क्या होता है, जब गड्ढे में आ गया तो आपका मोमेंटम धीरे धीरे डिक्रीज होगा, जल्दी जल्दी वाइब्रेशन नहीं होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो आपके ऊपर फोर्स कम लगेगा, वेयर एंड टियर कम होगा, एम आई राइट? सो दैट्स व्हाई शकर्स भी आपका इसीलिए होता है कि आपका मोमेंटम को धीरे धीरे कम करें, सो ज्यादा वाइब्रेशन नहीं होगा, तो आपको झटका नहीं लगेगा, नहीं तो घट 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 झटका लगेगा और कई बार टूट भी जाएगा, नहीं। सो दैट्स व्हाई इट इज सेफर टू जंप ओवर ए सॉफ्ट सरफेस। ले लो क्लिक।
impulse momentum theorem. Impulse momentum theorem. Okay, impulse momentum theorem. आपको बच्चे बच्चे पता है फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू dp by dt. Am I right? So impulse acting on a body is equal to f into dt. So I can say impulse on a body is equal to force into duration with which it is being applied. Am I right? समझ में आ गया? ये impulse on a body is equal to force and duration of the force, duration for which the force acting on the body. Getting my point? So can I write P2 is equal to P1 is equal to F into dt इंटीग्रेशन? समझ में आया? dp का f into dt. So change in momentum is equal to, this is the net impulse, this is called net impulse. It is net impulse. So P2 नेट इम्पल्स को मैं ले लेता हूं I. क्या ले लूंगा? I. इम्पल्स का सिंबल दे दिया I. देन कैन आई राइट, ये इसको I मान लिया, P2 is equal to P1 plus impulse. The final momentum is equal to initial momentum and impulse impressed on the body. This is called impulse momentum theorem. कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है, हम सीधा ऐसे ही कर लेंगे. What is the total impulse acting on a body? Okay. Now let us take some question. ये सीधी सी बात है, F is equal to dp by dt. डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स आर सेम. मैं एक ही डायरेक्शन की बात कर लूं. dp is equal to dp, change in momentum is equal to f dt. Then can I write dp is equal to f dt? Then integration of dp कितना हो जाएगा? Integration of dp is equal to integration of f dt. At t is equal to 0, the momentum is say p1. At t is equal to p and momentum is p2. So can I write p2 minus p1 is equal to integration of f dt from t1 to t2, and this is nothing but net impulse. अच्छा, 0 to t, that is called net impulse. Okay, समझ में आ गया? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं. A force F is equal to 2 3t square plus 2t plus 5 acts on a body of mass 5 kg at rest. Find its speed after 4 seconds. इसका एक बार क्लिप ले लो, मैं इसको 2 मेथड में करता हूं, आप समझ जाओगे. करो.
क्लिप ले लो। असली क्वेश्चन कल से हम स्टार्ट करेंगे। कल से हम इसकी न्यूटन से उसकी एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज P2 माइनस P1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dt फ्रॉम 0 to t, एम आई राइट। P1 कितना है? P2 इज इक्वल टू m इंटू वी। P1 कैसे था बच्चे? बॉडी एट रेस्ट। मास हम बाद में पुट कर लेंगे। विल बी इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड। F क्या है? 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dt, एम आई राइट? यही है। देन कितना हो गया ये? 3t टू द पावर 3/3 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 इंटू t 0 to 4। देन मास कितना है यहाँ पे बच्चे? 5 kg इंटू v इज इक्वल टू दिस, एंड दिस इम्प्लाइज दैट, ये बाद में कल पुट करेंगे। ये कैलकुलेट करो, 3 कट गया, 2 कट गया। पहले 4 का वैल्यू पुट करो। 4 क्यू 64 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 5 इंटू 4 20 माइनस 0, कितना हो गया ये? 6 4 10 सुन 1 2 3 1 4 4 10 100 आ गया। Then 5 into v is equal to 100. Then v is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। 5 kg था ना, तो ठीक है, मीटर पर सेकेंड के ऐसा यूनिट में है, केजी में होना चाहिए ये तो है। ये क्या है? न्यूटन सेकेंड है भाई, ये न्यूटन इंटू सेकेंड है, तो ये केजी मीटर पर सेकेंड है। न्यूटन में केजी डिवाइड हो गया, न्यूटन सेकेंड में केजी डिवाइड हो गया, तो मीटर पर सेकेंड बच जाएगा है। ये न्यूटन सेकेंड है, न्यूटन में केजी डिवाइड हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बच जाएगा और सेकेंड आ जाएगा। ये एक मेथड है, मैं इसको काइनेमेटिक्स वे में कर सकता हूं। सी, काइनेमेटिक्स वे में करूंगा। फोर्स कितना दे रखा है? 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। एक्सीलरेशन क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज 1/5 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, एम आई राइट? बट एक्सीलरेशन इज dv by dt is equal to 1/5 into 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, है ना। देन dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5 3t स्क्वायर, ये dv ये dt इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2t प्लस 5। देन dv का इंटीग्रेशन 0 to v, एम आई राइट? पहले 0 था, फाइनल v हो गया। विल बी इक्वल टू 1/5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 dt 0 to 4। देखना सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, 5 इंटू वी हो जाएगा। ये 5 पे डिवाइड करनी है इंटीग्रेशन करके, रिजल्ट सेम आएगा। देन v इज इक्वल टू 1/5 इंटू इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आएगा? इसके इंटीग्रेशन करेंगे 100 आ जाएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेरिएबल एक्सेलरेशन। लो क्लिप ले लो, बस थक गए हैं। चलो आज इतना करेंगे, कल एक्चुअली विल वर्क विथ रियल क्वेश्चंस एंड रियल एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन। आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस बच्चे को इंटीग्रेशन नहीं आता है उसका बैकअप में हो जाएगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है।